हाँ बच्चों, अब जो है आप उपास्थि और अस्थि के बीच में अंतर को समझिए अच्छी तरह से। उपास्थि और इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, अस्थि को बोन्स कहते हैं। ये दोनों में इसके इंग्लिश के नाम हैं। अस्थि जो होता है भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण होता है, यानी जितने भी भ्रूणीय विकास होते हैं उस दौरान हमारे शरीर में उपास्थि का ही निर्माण होता है। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, जैसे कि गर्भ के अंदर मान लो या जन्म के पश्चात, और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के आधार पर हमारे उपास्थि ही अस्थि में परिवर्तित होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा हालिन उपास्थि होता है, ये हालिन उपास्थि ही उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थि में परिवर्तित होता है। हमारे शरीर में 206 अस्थियाँ हैं, लेकिन जन्म के समय हमारे शरीर में 356 से अधिक अस्थियाँ होती हैं। लेकिन ये सभी अस्थियाँ उपास्थि के रूप में होने के कारण धीरे धीरे इनको अस्थि के रूप में परिवर्तित कराने में उपास्थि मदद करता है। और उपास्थि में जिस जिस प्रकार से रासायनिक पदार्थ संग्रहित होते जाएंगे, संचित होते जाएंगे, वो अस्थि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हालिन उपास्थि उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें वो अस्थि में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी हालिन जो है उपास्थि का ही परिवर्तित रूप अस्थि के रूप में होता है। अब देखो, ये एक उपास्थि का संरचना है। उपास्थि के बाह्य आवरण को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ये ऊपर के आवरण होते हैं, ऊपर के आवरण को पेरिकॉन्ड्रियम। इसके नीचे रेशे युक्त आवरण पाए जाते हैं उपास्थि में। ये आप ऊतक को समझ रहे हो, ऊतक की संरचना को। इसमें जो कोशिकीय संरचना उपास्थि के निर्माण में भाग लेते हैं उसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट अपरिपक्व कोशिका होता है, जिसे अपरिपक्व कोशिका कहते हैं, यानी ये परिपक्वता को अभी प्राप्त नहीं किया है, ये परिपक्वता को प्राप्त करेगा। तो जैसे कच्ची मिट्टी है, उसको आग में जलाओगे तो वो पक जाता है, ऐसे ही ये कच्ची मिट्टी के समान है, इसे भी पकने में समय लगेगा। अब क्या होता है कि इसको चारों तरफ से कुछ संरचनाएं घेर लेती है और इसमें एक या दो कॉन्ड्रोब्लास्ट आ जाते हैं, दो से अधिक भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों संरचनाएं अब परिपक्वता को प्राप्त कर चुके हैं। जब ये परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, इसको चारों ओर से एक संरचना घेर लेता है, तो इस समूह को कॉन्ड्रोसाइट यानी परिपक्व कोशिका जो होता है इसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। एक कॉन्ड्रोसाइट, दो कॉन्ड्रोसाइट, 3, 4, 5 कई कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं, और ये सब के सब परिपक्व कोशिकाएं हैं। इस संरचना को लैकुनी कहते हैं। यानी बच्चों, उपास्थि के एक लैकुनी में एक से अधिक कॉन्ड्रोसाइट पाए जा सकते हैं, और कॉन्ड्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोसाइट में परिवर्तित होता है। ये अपरिपक्व कोशिका है और ये परिपक्व कोशिका है, तो अपरिपक्व से परिपक्व की ओर अग्रसर होते हैं। और ये जो होता है हमारा उपास्थि, इसमें अलग अलग प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। रेशे का रंग लाल, पीला, हरा, ऐसे कई रंग के हो सकते हैं। इसमें अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, इसके अध्ययन का नाम कॉन्ड्रोलॉजी के रूप में है। और अलग अलग रंग के रेशे पाए जाते हैं। अलग अलग रंग के रेशे के आधार पर उपास्थि के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे पीली उपास्थि, नीली उपास्थि, हल्के ग्रीनिश उपास्थि, अलग अलग नामों से इसके पुकार सकते हैं। ट्रांसपेरेंट उपास्थि, हाइलिन उपास्थि इत्यादि। इसमें जो अधात्री होता है कॉन्ड्रिन का, ये भी इसमें पाए जाते हैं, जो इसको लचीलापन प्रदान करता है। तो इसमें उपास्थि होता है तो कॉन्ड्रिन बोलते हैं, कॉन्ड्रिन व अधात्री इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अधात्री को बोलते हैं। तो ये जो संरचना बच्चों आपने देखा, ये सभी संरचनाएं उपास्थि के रूप में हैं। अब यहाँ देखो, ये एक उपास्थि का संरचना मैंने बनाया है। ये हाथ के इस हिस्से के प्लेट के नीचे है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो उपास्थि होता है, धीरे धीरे इसके अंदर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन डी, फास्फोरस, ये सभी संचित होते रहते हैं। और जब ये संचित होते हैं तो ये कठोर हो जाते हैं, ये कठोर हो जाते हैं। जबकि ये एक समय उपास्थि के रूप में था, यानी हमारे शरीर में उम्र बढ़ने के साथ साथ उपास्थि अस्थि के रूप में कुछ स्थानों पर परिवर्तित होते हैं, सारे नहीं। ये मत समझ लेना कि सारे उपास्थि अस्थि में बदल जाएंगे। जैसे ये अस्थि है, ये अस्थि है, इसके बीच में यहाँ उपास्थि जीवन भर बना रहेगा। लेकिन ये जो अस्थि है, ये कभी उपास्थि हुआ करता था, आज ये अस्थि के रूप में परिवर्तित हो गया। अस्थि क्यों बना? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का जमावड़ा, कैल्शियम अधिक मात्रा में संचित हो गए, तो ये कठोर रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये था संरचना उपास्थि का। अब देखो, अस्थि में, अस्थि जो होता है ये हाइलिन उपास्थि का परिवर्तित रूप है। अस्थि के अध्ययन को, अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं।
ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब देखो अस्थि में सबसे ऊपर पेरिओस्टियम का आवरण, इसके नीचे एंडोस्टियम का आवरण, यानी अस्थि जो होता है, जैसे मान लो ये अस्थि है तो इसके बाहर में पेरिओस्टियम और इसके अंदर एंडोस्टियम, ये दो प्रकार के आवरण पाए जाएंगे। अब ये जो संरचना आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उत्तकों के रूप में जो अस्थि में दर्शाया गया है। एक अस्थि कोशिका को मैंने दिखाया है। अस्थि कोशिका जो है ये एक अस्थि कोशिका ऐसा होता है, और जो ये एक अस्थि कोशिका है, इस अस्थि कोशिका के अपरिपक्व रूप, जैसे उसमें मैंने बताया था कॉन्ड्रोब्लास्ट, वैसे इसमें बोलते हैं ऑस्टोब्लास्ट। फिर जब ये परिपक्व हो जाता है, जैसे उसमें मैंने बताया था कॉन्ड्रोसाइट, वैसे अस्थि में होता है ऑस्टियोसाइट। तो साइट का जो शब्द है ये परिपक्व को दर्शा रहा है, और ब्लास्ट जो शब्द है अपरिपक्व को दर्शा रहा है, तो ये परिपक्व हो जाता है। उसमें जैसे मैंने बताया था लैकुनी के अंदर में 4-5 जो है कॉन्ड्रोसाइट हो सकता है। इसमें ये लैकुनी की संरचना है, यानी ये जो संरचना देख रहे हो इसमें लैकुनी की स्ट्रक्चर को मैंने बाहर निकाला है और लैकुनी की संरचना को दिखाया है। इसको अगर हम देखें अच्छी तरह से तो लैकुनी के इस संरचना में बाहर की तरफ बहुत सारे पतले पतले संरचना एक दूसरे को जोड़ने में मदद करते हैं। ये जो जोड़ने में मदद करते हैं ये नलिका रूपी है, नली के जैसा है, पतले पतले, इसे कैनेलिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनेलिकुली। बच्चों इसके बीच में जो संख्या है, क्योंकि अस्थि बनाने वाली कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, तो ऑस्टियोसाइट इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और ऑस्टियोसाइट से ये सभी नलिकाएं निकलती है। एक बात गौर करना कि उपास्थि को जब आप पढ़ रहे थे तो देखा था कि इसमें उसका भी नाम लैकुनी था, और लैकुनी के अंदर में 4 या 5 जो है कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि को बनाने वाले होते हैं, जबकि अस्थि को बनाने वाले को ऑस्टोसाइट कहते हैं, लेकिन इसमें ऑस्टियोसाइट की संख्या 1 होगा। तो अस्थि के एक लैकुनी में 1 ऑस्टियोसाइट होगा, जबकि उपास्थि के एक लैकुनी में कई कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं। यहाँ पर ऑस्टोसाइट बोलते हैं। अब देखो वास्तविक रूप में क्या होता है कि बच्चों ये मान लो एक बोन का स्ट्रक्चर है, तो ये बोन का स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये एक लैकुनी, ये दूसरा लैकुनी, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे सारे होते हैं हमारे अस्थि में। अब देखो मजाल क्या इसमें इंटरेस्टिंग कहानी है, ये अपने से इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस जोड़ को कैनेलिकुली कहते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए जब रहते हैं, सब यूनाइट रहते हैं तो मजबूत होता है। एक देश हो, एक परिवार हो, कोई समाज हो, जब सब आपस में जुड़ के रहते हैं तो वो समाज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये अस्थि जो होती है ये हमारे को ये बता रहा है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अपने पोषक पदार्थ इसको देते हैं, ये अपने पोषक पदार्थ इसको देते हैं। इस प्रकार से समाज में सभी प्रकार के जो जोड़ होते हैं अस्थियों के सर्कुलेट रूप में होते हैं। हमारा भी समाज एक शूट हो जाए, सब एक साथ, समाज का मतलब कोई जाति धर्म नहीं, सब एक मजहब, सब एक रूप में देश को विकसित करने के लिए लग पड़े तो हम आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अस्थि मजबूती को बता रहा है, और ये जो अस्थि होते हैं ये इसको, ये इसको, ये इसको, सभी आपस में एक दूसरे से पोषक पदार्थ को आदान प्रदान करने के लिए कैनेकुली से जुड़े होते हैं। लेकिन याद रखिए इसमें ऑस्टियोसाइट्स एक होते हैं सब में, जैसे सभी जो लैकुनी होते हैं, इस लैकुनी के अंदर में ऑस्टियोसाइट की संख्या केवल 1 होगा, जबकि उपास्थि में इसकी संख्या 1 से अधिक होगा। इस प्रकार के संरचनात्मक रूप इसमें पाए जाते हैं। तो क्या देखा आपने अंतर? उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी और अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि में लैकुनी होता है, इसमें भी लैकुनी होता है, लेकिन उपास्थि के एक लैकुनी में बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, जबकि अस्थि के एक लैकुनी में 1 ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। अगला, उसमें कैनेलिकुली नलिकाएं नहीं होती, इसमें कैनेलिकुली होता है अस्थि में, और ये कैनेलिकुली आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के कुछ अंतर आपने देखा। उसमें जो बाहर के आवरण है उसका नाम पेरिकॉन्ड्रियम, अस्थि में बाहर के आवरण को पेरिओस्टियम, उसमें अंदर के आवरण को रेशेयुक्त आवरण, इसमें अंदर के आवरण को एंडोस्टियम कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको अलग कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ संरचनाएं हैं, जैसे हैवर्शियन कैनाल या नलिका, वोल्कामैन नलिका, कैनेलिकुली। तो इसमें से कैनेलिकुली आप समझ लिए, इन दोनों को भी आप समझ लिए। अब ये हैवर्शियन क्या है इसको मैं अगले चित्र में समझाऊंगा।
इसमें ये जो संरचना है ये उपास्थि का है, इसमें ये लैकोनी है, ये अस्थि का लैकोनी है। उपास्थि के लैकोनी में और अस्थि के लैकोनी में क्या अंतर है? अंतर देखो, इसमें 1 2 3 4 कितने भी संख्या में हो सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं जो इनको बनाती हैं, और जबकि इसमें ऑस्टोसाइट कोशिकाओं की संख्या केवल 1 होगा, इसमें संख्या अधिक होगा। दूसरी बात फिक्स नहीं है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसमें ऑस्टियोसाइट को चारों तरफ से घेर करके जो संरचना रखी हुई है उसे कैनेलिकुली कहते हैं। ये संरचनाएं एक अस्थि कोशिका से दूसरे को कोई पोषक पदार्थ दे सकता है या इससे कोई पोषक पदार्थ ले सकता है। कितनी अच्छी इसकी बंधुत्वता है, इसी कारण से तो मजबूती बनी हुई है पूरे हाथ पैर, सिर के कंकालीय क्षेत्र, ये पैर सभी जगह पे, तभी हम मजबूती रूप में खड़े हैं। कितनी अच्छी कैनेलिकुली की संरचनात्मक रूप है। सोचो, आप पढ़ाई को, उत्तकों के जो टॉपिक है इसको सिर्फ पढ़ाई के रूप में मत लो, इससे आप समझने की कोशिश करो कि अस्थि मजबूत है तो क्यों है, इसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर। और ये कैनेलिकुली जो संरचनात्मक रूप है इसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें हैं, और जितने अधिक संरचनात्मक रूप इसमें होंगे उतने अच्छे होंगे। एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ कि पहले लोग शमशान घाट में उसके आसपास घर बनाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी अमावस की रात में कहते हैं लोग भूत आता है, लेकिन भूत नहीं है। रियल में कहानी सुनो कि जब कोई शव को जला देते हैं, डेड बॉडी को जला देते हैं, तो ये जो अस्थियां होती हैं इनके अंदर में ये जो जगह होता है यहाँ पर फॉस्फोरस पाए जाते हैं, फॉस्फोरस इस जगह पे पाए जाते हैं। और फॉस्फोरस थोड़ा जहरीला भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस क्या होता है कि ये चमकता है अंधकार में, इसके पास सेल्फ रिफ्लेक्शन लाइट होता है, ये परावर्तन करता है लाइट को और ये चमकता है। अब होता क्या है कि डेड बॉडी जहाँ जलाया जाता है वहाँ पर अस्थियाँ भी जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरस उसमें से बाहर निकल आते हैं। अब होता क्या है कि अमावस की रात पूरा अंधकार होता है, उस समय वो फॉस्फोरस स्वयं के लाइट से जल उठता है। जुगनू आपने देखा होगा, जुगनू पंखों को खोलते हैं तो जलने लगता है, लग रहा है कि उसके पंखे के अंदर बॉडी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रकाश परावर्तित कर रहा है। वो प्रकाश नहीं बल्कि वो उसके बॉडी का फॉस्फोरस है। आजकल देखा होगा जो NH बनते हैं, नेशनल हाईवे रोड, वहाँ भी बहुत सारे फॉस्फोरस लगे होते हैं जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन अपने आप होता है। रात में कुछ घड़ियाँ होती है, घड़ियों के कांटे में फॉस्फोरस होते हैं, रेडियम बोलते हैं इसको, यहाँ पर रेडियम नाम के केमिकल डाले जाते हैं। जब यहाँ देखते हैं अंधकार में तो ये टाइम बताता है, अंधकार में टाइम को रिफ्लेक्ट करता ही है, ऐसा ही। और जब हवा चलता है तो ये इधर उधर उड़ता रहता है, बहुत हल्का होता है। अब मान लो कोई आदमी जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो चला गया शमशान में और उसने देखा कि हवा उसी की तरफ चल रहा है और उसने देखा कि एक चमकता हुआ चीज़ उसकी तरफ आ रहा है, तो हार्ट फेल करके मर जाएगा वो तो। एक ऐसे ही आदमी मान लो गांव का था, उसने एक दिन कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, शमशान चला जाऊँगा। वो चला गया शमशान रात में। गांव के लोगों ने कहा कि तुम रात में एक लकड़ी ठोक कर आ जाना शमशान घाट में, तुम्हें कुछ रुपया दिया जाएगा। बोला कोई बात नहीं, बट अंदर से बहुत डरता था वो। अब वो अमावस की रात्रि में लोगों ने उसको भेज दिया, वो गया वहाँ देखा फॉस्फोरस, वो डरने लगा, यार ये चमक रहा है, क्या है, क्या चीज़ है, भूत है शायद। और वो चमकते चमकते डरते डरते इधर उधर देखते देखते लकड़ी को ठोक लिया। ठोक करके वो आने लगा तो उसको पीछे से किसी ने पकड़ा, ऐसा उसको लगा उसको पीछे से खींच रहा, वो हिम्मत नहीं कि उसको पीछे देख सके, और वो हार्ट फेल कर गया, मर गया। गाँव के लोग जब सुबह गए तो क्या देखते हैं कि उसने अपनी धोती को ठोक लिया था। जब वो ठोक रहा था तो अपनी धोती को ठोक लिया था। अब जब वो आगे बढ़े तो लकड़ी से वो फंसा हुआ है धोती, अब उसको इतना हिम्मत नहीं था कि धोती को देख सके वो। तो आदमी को बहादुरी उतना ही करना चाहिए जितने उसके अंदर हो। तो आपको इस कहानी से ज्ञात था कि जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर फॉस्फोरस इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो ये फॉस्फोरस हमारे अस्थियों में पाए जाते हैं। और ये कैनेलिकुली, लैकोनी, ऑस्टियोसाइट संख्या में 1 और ये संख्या में अनेक। तो ये था उपास्थि को, तो ये वहाँ पर से यहाँ लाया था, इसको मैंने यहाँ मिटा दिया, अस्थि के रूप को बता दिया। तो ये अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर था, क्लियर हो गया। अस्थि की संरचना, उपास्थि की संरचना समझ में आ गया। अब देखो अस्थि को एक अलग रूप में मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये अस्थि की संरचना और ये लंबी अस्थि है, लंबी अस्थि। बच्चों ये लॉन्ग बोन से मान लो जांघ की अस्थि है मान लो, और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी भारी अस्थि है, इसे फीमर कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी अस्थियाँ हाथ में हैं, पैर में है, शरीर में है। तो मैं एक लंबी अस्थि की बात कर रहा हूँ।
अब लंबी अस्थियां क्या होती हैं कि अंदर से खोखली होती हैं। ये जो अस्थि आप देख रहे हो ये अंदर से खोखली है, और ये जो अस्थि है ये इस अस्थि के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मुलायम स्पंजी संरचना होते हैं। जैसे सोफे में स्पंज होता है, दब जाते हैं, वैसे मुलायम संरचना दोनों साइड में होते हैं। और इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, पूरे में सब जगह अस्थि मज्जा भरा होता है। इसमें पूरे में अस्थि मज्जा भरा हुआ है। बच्चों अस्थि मज्जा ये जो ऊपर की तरफ है और ये जो ऊपर की तरफ है दोनों किनारे में, इस अस्थि मज्जा को लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। ये लाल रंग का होता है, लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये जो बीच में अस्थि मज्जा होता है, ये बीच वाले क्षेत्र में, इसे ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो अस्थि मज्जा होता है इसे पीली अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी एक जो रंग होता है रेड रंग का होता है, इसलिए रेड बोन मैरो इंग्लिश में कहते हैं। अस्थि मज्जा का जो इंग्लिश नाम है इसे बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, MARROW, बोन मैरो कहते हैं। तो एक लाल अस्थि मज्जा, एक पीली, बीच वाला पीली, तो इधर भी लाल होगा, इधर भी लाल अस्थि मज्जा है, इधर भी लाल अस्थि मज्जा, इधर भी लाल अस्थि मज्जा, और बीच में पीली अस्थि मज्जा। समझ में आ रहा है? अब हमारे शरीर में जो रक्त की कोशिकाएं होती है, RBC, WBC, रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं, वो सभी के सभी लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। यानी लाल अस्थि मज्जा का जो कार्य है, इसका कार्य है रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। बच्चों जब एक बच्चा भ्रूणीय रूप में विकसित हो रहा होता है, इस समय इसका यकृत, इसका वृक्क, इसके प्लीहा, ये सभी संरचनाएं इसमें रक्त का निर्माण करने में सहायक होते हैं। लेकिन जैसे ही जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेते ही वो माँ के साथ जो नली जुड़ी होती है, जिसको यहाँ पर अपरा कहते हैं, उसको काट देते हैं, फिर यहाँ बांध देते हैं। अब बच्चा पहली बार श्वास ले रहा है, उसमें रो रहा है, वाँ वाँ, जैसे रोया श्वास फेफड़े में गया, उसका फेफड़ा और हृदय के बीच में जो दोहरा परिसंचरण प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होते ही उसके अस्थियों के अंदर में अस्थि मज्जा ने रक्त बनाना शुरू कर दिया। अब उसका जो प्लीहा था, उसका यकृत था, उसका वृक्क था, अब ये रक्त का निर्माण नहीं करेगा। हाँ, वृक्क कुछ इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन स्रावित करेगा जीवन भर, जो रक्त का निर्माण में सहायक होगा। ये सब कहानियाँ आपको फिजियोलॉजी के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप सिंपल देखिए कि इसमें लाल अस्थि मज्जा मुख्य रूप से रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना प्रारंभ करेगा जन्म के बाद, और जिंदगी भर होता रहेगा। अब बात करते हैं पीली अस्थि मज्जा। ये रक्त निर्माण में भाग नहीं लेती, लेकिन अगर किसी को रक्ताल्पता हो जाए, अनेमिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उस समय उसके पीली अस्थि मज्जा भी रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेती हैं। ये आवश्यकता अनुरूप कार्य करती है, अदरवाइज ये काम नहीं करती। अब देखो, ये जो क्षेत्र होता है ये स्पंजी क्षेत्र है, स्पंजी ये क्षेत्र होता है, ये भी स्पंजी क्षेत्र होता है। अंदर में छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरफ ये स्पंजी जाल होते हैं, और इसके अंदर में अस्थि मज्जा भरा होता है, स्पंजी क्षेत्र। अब देखो, ये पूरा अस्थि मज्जा से भरा हुआ क्षेत्र है, पूरा। अब इसमें जो बाहर का आवरण पेरियोस्टियम, अंदर का आवरण एंडोस्टियम, जो अभी अभी मैंने चित्र में आपको बताया था, अस्थि के रूप में बाहर का आवरण पेरियोस्टियम, अंदर का आवरण एंडोस्टियम, वही मैंने यहाँ लिखा है। और ये चारों तरफ से कॉम्पैक्ट है, बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, तो ये चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद। और इस प्रकार के अस्थि को कॉम्पैक्ट अस्थि कहते हैं। ये चारों तरफ से बंद है, इसलिए कॉम्पैक्ट अस्थि कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों इसमें कोई भी छिद्र नहीं है, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं नहीं, छिद्र नहीं। अब सवाल आता है कि सर इसमें छिद्र नहीं, तो आपने कहा कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण यहाँ होगा लाल अस्थि मज्जा में। बिल्कुल कहा, जब यहाँ होगा तो सर निकलेगा कैसे? इसमें तो छिद्र है ही नहीं कहीं। अगर हमारे त्वचा की बात करें, त्वचा में हजारों लाखों छिद्र हैं, जहाँ से पसीना, ग्रंथियों से पसीना निकलते रहते हैं, लेकिन अस्थियों में कोई छिद्र नहीं। अगर अस्थि इस प्रकार की सॉलिड संरचना है, तो फिर इसके अंदर अगर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु वगैरह बन रहे हैं, तो निकल कैसे रहे हैं? छिद्र तो है नहीं, बंद है ये। तो इसके कहानी भी मैं आपको बताऊंगा
आप थोड़ा और समझ लें, फिर आगे आते हैं। अब देखो बच्चों, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इस अस्थि को, लंबी अस्थि को। ऊपर वाला भाग जहाँ पर लाल अस्थि मज्जा है, या नीचे वाला जहाँ पर लाल अस्थि मज्जा है, इसे एपीफाइसिस कहते हैं। इसे भी आप एपीफाइसिस कह सकते हो और इधर वाले को भी आप एपीफाइसिस कह सकते हो। ये दोनों एपीफाइसिस का क्षेत्र है, किनारे, अंतिम किनारा एपीफाइसिस कहलाता है। यानी अस्थि का अंतिम किनारा, जो अंतिम किनारा होता है उसे एपीफाइसिस कहते हैं। इसके बीच वाला क्षेत्र जहाँ पर पीली अस्थि मज्जा मैंने कहा, उसको डायफाइसिस कहते हैं। उसका नाम है डायफाइसिस, उसे डायफाइसिस कहते हैं, बीच वाले भाग को। तो एपीफाइसिस नंबर 1, डायफाइसिस नंबर 2। और एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच का जो क्षेत्र है, इसे मेटाफाइसिस कहते हैं, 3 नंबर का क्षेत्र। दोबारा समझ लो, अस्थि के अंतिम किनारे को एपीफाइसिस और बाकी संपूर्ण क्षेत्र को डायफाइसिस। डायफाइसिस बड़ा है क्षेत्र, पीला अस्थि जहाँ भी, अस्थि मज्जा जहाँ भी, वो पूरे क्षेत्र डायफाइसिस का है। और दोनों के बीच में मेटाफाइसिस पाए जाते हैं। क्या नाम है? मेटाफाइसिस। इधर भी वैसे होगा, अगर इधर भी मैं लिखूं तो इधर से भी आप लिख दोगे एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। इधर से आप लिख दोगे इस बीच वाले पॉइंट को आपके मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस, और इस क्षेत्र को डायफाइसिस। ये पूरा क्षेत्र क्लियर है? यानी एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस 3 क्षेत्र है। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि केवल वृद्धि काल में, यानी जब बच्चों आपका वृद्धि हो रहा होता है, जैसे आज आपका उम्र है, वृद्धि काल है, आप में हो, ग्रोथ हार्मोन के कारण आपका वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो इस समय जो होता है, ये तीनों आवरण होगा, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस, डायफाइसिस। यह तीनों क्षेत्र अस्थि में विद्यमान, ये तीनों क्षेत्र अस्थि में विद्यमान होगा। ओके, लेकिन जैसे वृद्धि काल समाप्त होगा, वृद्धि काल समाप्त, अब जैसे एक उम्र के बाद वृद्धि काल समाप्त हो जाता है, तो इस अस्थि में मेटाफाइसिस नाम का क्षेत्र नहीं होगा। कौन सा क्षेत्र नहीं होगा? मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्षेत्र अनुपस्थित। वृद्धि के बाद सिर्फ 2 ही क्षेत्र होगा। अब कौन कौन सा क्षेत्र बचेगा वृद्धि के बाद? एपीफाइसिस और डायफाइसिस। तो वृद्धि काल के बाद सिर्फ एपीफाइसिस और डायफाइसिस 2 क्षेत्र होगा, जबकि वृद्धि काल में जैसे आप लोग हो मेटाफाइसिस, यानी हमारे जो अस्थियों में कोशिका विभाजन हो रहा है वो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में हो रहा है। और जैसे इस क्षेत्र में कोशिका विभाजन हो रहा है तो हमारी अस्थियां लंबाई में बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी कहने का मतलब है, आप मेरी मत समझ लेना, हमारी मतलब सारे मानव जगत की जो ग्रोइंग एज में है, लेकिन मैं ग्रोइंग एज को पार कर चुका हूँ। आज मेरे अस्थियों में ये मेटाफाइसिस नाम का क्षेत्र नहीं है, आज मेरे पास एपीफाइसिस और डायफाइसिस है, इसलिए मेरी अस्थियां लंबाई में अब नहीं बढ़ सकती। मेरी लंबाई जितनी होनी थी फिक्स हो गया। लेकिन भविष्य में कभी अस्थियां टूट जाते हैं तो उसका मरम्मत होने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उन जगहों पे उत्पन्न होकर उसकी सेल डिवीजन को दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। केवल लंबाई नहीं बढ़ेगा, लेकिन सेल डिवीजन अस्थायी तौर पे बंद रहता है और फिर वो आवश्यकता पड़ने पर अपना विभाजन कर सकता है। इसीलिए तो अस्थियां टूटने के बाद फिर से जुड़ भी जाती हैं 1-1.5 महीने के अंदर ही। तो ये था अस्थियों के रूप। तो क्या क्या बताया बच्चों मैंने कहा कि किनारे वाले पार्ट को स्पंजी पार्ट बोलोगे, लंबी अस्थि हो चाहे छोटी अस्थि हो चाहे कोई भी अस्थि हो, इसमें बाहर के आवरण को पेरिओस्टियम और अंदर एंडोस्टियम के रूप में, और ये जो भाग होता है इसमें अस्थि मज्जा होता है खोखले भाग में, ऊपर वाले और किनारे वाले भाग में लाल अस्थि मज्जा और मध्य भाग में पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा रक्त कणिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करेगा, जबकि पीली अस्थि मज्जा आवश्यकता पड़ने पर निर्माण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस, जिसके वृद्धि काल में होते हैं। जैसे आप लोग हो तो आपके पास तीनों क्षेत्र मौजूद है,
लेकिन वृद्धि काल समाप्त होने के बाद मेटाफाइसिस क्षेत्र नहीं रहता, क्योंकि मेटाफाइसिस में ही वृद्धि होता रहता है और अस्थियाँ लंबाई में बढ़ती रहती है। तो एक सवाल कोई पूछ ले कि कौन से क्षेत्र में विभाजन होने पर अस्थियों की लंबाई बढ़ता रहता है, तो वह है मेटाफाइसिस क्षेत्र में, यानी वृद्धि हार्मोन इस क्षेत्र में अधिक कार्य करके अस्थियों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब मेरा जो सवाल अधूरा रह गया था कि बच्चों ये पूरा बंद है तो इसमें से रक्त कोशिकाएं बनकर निकलती कैसे है, या इसमें पोषक पदार्थ पहुंचता कैसे है। तो बच्चों ध्यान रखिए, जैसे आजकल जानते हो ये जो घर में वायरिंग होता है तारों का, ये अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। यहाँ स्विच होता है और वहाँ से कनेक्ट होता है लाइट, पंखे सब अंदर अंदर तार लगा दिया गया है। यानी जब घर बन रहा था उस समय इस दीवार के अंदर अंदर एक पाइप लगाया गया था जिस नलिका से तार डाले गए हैं और वो तार इनके सभी बल्ब और पंखे से कनेक्ट है। ऐसा ही हमारे इस अस्थि के अंदर, इस अस्थि के अंदर अंदर एक प्रकार का कैनाल है ऐसा, जिसे मैंने यहाँ बनाया है। ये जो कैनाल आप देख रहे हो, इस कैनाल की दो नाम है जो कि मैं चित्र में आपको बताया था, लेकिन उनको वहाँ पर वर्णन नहीं कर पाया, तो वो वर्णन अब यहाँ देखोगे। क्या है वो कैनाल? एक का नाम है इसमें इस प्रकार के लंबवत, यानी अस्थि के लंबवत जो कैनाल, ये अस्थि है, अभी इसके लंबवत कोई कैनाल अंदर अंदर है, तो लंबवत कैनाल को बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल या हैवर्शियन नलिका। और हैवर्शियन नलिका जो होती है ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उन सभी स्तनधारी में ये मौजूद होता है, स्तनधारी प्राणी में पाए जाते हैं हैवर्शियन कैनाल, अस्थि के लंबवत। और ये ऊपर सारे अस्थि कोशिका वगैरह है और इनको इस प्रकार से जो जोड़ रहा है, इस हैवर्शियन कैनाल को और इस हैवर्शियन कैनाल को जोड़ रहा है ऐसे ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ रूप में। तो अनुप्रस्थ रूप में जोड़ने वाली जो संरचना होती है इसे वॉल्कामैन कैनाल बोलते हैं। वॉल्कामैन कैनाल, वॉल्कामैन नलिका, कैनाल का हिंदी नलिका होता है, तो वॉल्कामैन कैनाल। तो हैवर्शियन कैनाल इस प्रकार से लंबवत रूप में, अनुप्रस्थ रूप में हैवर्शियन कैनाल के ऊपर वॉल्कामैन कैनाल, यानी ये है हैवर्शियन कैनाल और ये है वॉल्कामैन कैनाल। ये हैवर्शियन कैनाल, ये वॉल्कामैन कैनाल। और यहाँ पर जो पतली पतली संरचना देख रहे हो ये तंत्रिका है, यानी हमारे अस्थियों में तंत्रिकाओं का जाल होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के कैनाल जो मैं यहाँ पर चित्र में बता रहा था, ये हैवर्शियन नलिका और वॉल्कामैन नलिकाएं इसमें पाई जाती है। वो क्या है आपने उस चित्र से समझ लिया। अब आपको कोई सवाल करे कि बच्चों आपका पूरा अस्तित्व तो बंद है, फिर ये निकलते कैसे हैं रक्त कोशिकाएं, तो आप कहना कि सर इसके अंदर क्या होता है, दो नलिकाएं होती है और इनमें से एक नलिका जो होती है जो अस्थि के लंबवत होती है उस कैनाल का नाम है हैवर्शियन नलिका या हैवर्शियन कैनाल। और इसके अनुप्रस्थ रूप में इस प्रकार से और भी कैनाल इसके अंदर अंदर आ रहे हैं जिनको जोड़ने में मदद करती है, इनको बोलते हैं वॉल्कामैन कैनाल। तो हमारे पास ये जो कैनाल होते हैं ये एक बिंदु से, अस्थि के ऊपर का या नीचे के किसी बिंदु से ये बाहर की तरफ निकलते हैं और यही से पोषक पदार्थ इनको मिलता भी है और ये रक्त कोशिकाओं को बाहर निकालते भी हैं। यानी हमारा ये अस्थि जो है ये पूरा बंद है, लेकिन इसमें से एक नलिका निकल रही है और वो नलिका जो होती है ये पोषक पदार्थों को हमारे शरीर से अस्थि मज्जा तक पहुंचाती है। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है और रक्त को फिर बाहर छोड़ देती है। और ये जो नलिकाएं ऐसे जुड़ी होती है बीच बीच में इनके साथ साथ, इन नलिकाओं को यहाँ पर वॉल्कामैन नलिका बोलते हैं। यानी हमारे अस्थि में यहाँ पर हैवर्शियन नलिका और वॉल्कामैन नलिका होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती हैं और ये सभी एक विशेष बिंदु से निकलती है। अब बताओ एक छोटे से बिंदु से निकला, उसी बिंदु से रक्त बाहर आ रहा है, रक्त कोशिकाएं बाहर आ रहे हैं और उसी में पोषक पदार्थ जा रहा है, अस्थि में कहीं छेद नहीं, तो अस्थि क्या होगा, मजबूत होगा। और बहुत अच्छी बात है, ये जो हमारा चौक मेरे हाथ में है ये उतना मजबूत नहीं है क्योंकि इसके अंदर में जो कणिकाएं होती है परमाणुविक रूप वो बहुत धीरे धीरे मुलायम रूप में जुड़े हुए हैं, तो इनको तोड़ो तो टूट जाएंगे। अगर हम ऐसे हाथ को मोड़ देते तो टूट जाता, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कैनलिकुली एक दूसरे को जोड़ के रखा है, फिर इसके अंदर में हैवर्शियन वॉल्कामैन कैनाल पोषक पदार्थ आ रहा है, अस्थियों को आपस में जोड़ करके पोषक पदार्थ के कारण बहुत मजबूती। और वहाँ हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना जब इस हमारे हाथ में जाता है फिर पचता है
फिर अवशोषित होता है, अवशोषित होकर के अस्थि मज्जा में पहुंचना जरूरी है। यकृत उनको अस्थि मज्जा के अंदर पहुंचाएगा, अस्थि मज्जा के अंदर में रक्त बनेगा। रक्त कहाँ पर बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में। यहाँ रक्त बनने के बाद फिर ये हैबर्शीय नलिका और वोल्का में नलिका के रास्ते बाहर आएगा। बट बाहर आ कौन सा नलिका रहा है? ये जो वोल्का में नलिका है तो अंदर ही रह गया, तो बाहर आ रहा है हैबर्शियन नलिका। और ये नलिका स्तनधारियों का लक्षण है। हम जैसे स्तनधारी होते हैं, यानी जिसके शरीर में बाल हो, जो स्तन ग्रंथि रखता हो और जो बच्चे को जन्म देता हो, बॉडी टेम्परेचर सामान्य रूप से फिक्स होता हो, उसे स्तनधारी कहते हैं। जैसे कुत्ता, उसके शरीर में बाल है, गाय उसके शरीर में बाल है, तो ये स्तनधारी है। बहुत सारे बाल नहीं भी है, जैसे व्हेल, मछली बोलते हैं लेकिन स्तनधारी है, उसके पास स्तन ग्रंथि है, बच्चे को जन्म देती है वो। तो इस प्रकार के संरचनात्मक रूप जिनके पास भी है, कोई भी एक लक्षण, वो स्तनधारी के रूप में गिने जाते हैं। और तमाम तरह के स्तनधारी प्राणियों में ये जो हैबर्शियन नलिका होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने अब तक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के रूप में 3 है, अस्थि, उपास्थि और रक्त। तो आपने उपास्थि पढ़ लिया, अस्थि पढ़ लिया, अस्थि के उत्तक के संरचनात्मक बाद ये अस्थि के रूप देख लिए। अब कभी जो अस्थि की संरचना है, जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है जो कि हम बोन के स्ट्रक्चर के दौरान बताएंगे। अब आपका तीसरा टिश्यू इसमें रह गया स्पेशलाइज्ड में, ब्लड। तो अगले क्लास में मैं आपको रक्त के बारे में पढ़ाऊंगा।